दोस्तों, हम अपने चैनल पे हर महीने गौरव सर से रिलेटेड एक वीडियो लाते हैं जहां हम उनके केसेस को कवर कर रहे हैं। ये केसेस घोस्ट हंटर गौरव तिवारी बुक से ली गई है जिसे आप Amazon पे खरीद सकते हैं। अब उस किताब में ज्यादा केसेस बची नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी सेकंड लास्ट या फिर लास्ट वीडियो भी हो सकती है ऑन दिस टॉपिक। खैर, आज की वीडियो में हम गौरव सर के लाइफ से 2 और केसेस को उठाकर उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मालती नाम की औरत अपने बेटे और बेटी के साथ दिल्ली के करीब गाजियाबाद नामक शहर में रहती थी। वो हाल ही में एक सिंगल पेरेंट हो गई थी और हर हाल में अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। इसी कोशिश में उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक लेने के बाद ग्रेटर कैलाश के एक पॉश अपार्टमेंट को एक्वायर किया ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। काम का प्रेशर तो था ही, ऐसे में उन्हें लगा कि नई जिंदगी में नई यादें बना सकेंगी, लेकिन शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नया बदलाव अपने साथ क्या कहानी लेकर आ रहा है। तो शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे यूजुअली हुआ करती है। एक रात मालती अपने अपार्टमेंट में कुछ ऑफिस का काम कर रही थी और अब तक रात के 11 बज चुके थे। घर में उनके बच्चे सो चुके थे, इनफैक्ट उनकी मेड डॉली भी सो चुकी थी। काम करते हुए अचानक उनकी नजर ड्राइंग रूम से आ रही धीमी सी एक रोशनी पे पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने फ्रिज का डोर खोला हुआ है। ऐसे में वो फ्रिज की तरफ बढ़ती है और अंधेरे में वो किसी को फ्रिज के सामने बैठा देखती है। ये परछाई किसी औरत की लग रही थी। अब इस पॉइंट में मालती के दिमाग में ये बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया कि ये कोई अननोन एंटिटी हो सकती है। उन्हें लगा कि ये शायद डॉली होंगी, इसलिए वो अपने कमरे से रूम की तरफ निकलती हैं एंड देन पूछती हैं कि डॉली, क्या ये तुम हो? मालती की आवाज सुनते ही ये आकृति पीछे मुड़ती है और मालती देखती है कि ये औरत हूबहू उनकी तरह दिख रही थी। जी हाँ, यही नहीं, इस औरत के हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और उसके चेहरे पर खून बिखरा हुआ था। मालती को देख ये एंटिटी अजीब सी मुस्कुराहट दिखाती है और फिर फ्रिज की तरफ इशारा करती है। फ्रिज के अंदर का नजारा मालती को और भी ज्यादा डरा देता है। यहाँ इंसानी मांस के टुकड़े, कटा सर और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था, जो देख मालती चीख उठती है। लेकिन इसी के साथ मालती की नींद खुलती है और उन्हें अंदाजा होता है कि ये महज एक डरावना सपना था। अब इस पॉइंट में मालती को लगा कि शायद वो थक कर सो गई होंगी, इसीलिए वो इस एक्सपीरियंस को दरकिनार कर वापस काम में लग गई। लेकिन तभी उनके ठीक सामने से खिड़की पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज होने लगी। इस आवाज ने उन्हें अचंभे में डाल दिया और मालती हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी और आईने में उन्हें दिखाई देती है अपनी परछाई। ये परछाई मालती की होकर भी कुछ अजीब लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो आईने से निकल आएगी। तो इस घटना के ठीक अगले दिन मालती आईपीएस से कांटेक्ट करती हैं और राज खास करके इस कहानी से बहुत एक्साइटेड हो गए थे। अतः वो अगले ही दिन सच का पता लगाने के लिए मालती के अपार्टमेंट नंबर B602 में पहुंचते हैं। घर पर उस वक्त सिर्फ मालती और उनकी मेड थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को एक रात के लिए पड़ोसियों के घर भेज दिया था। राज इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप करते हैं और मालती को भी एक EMF मीटर पकड़ा देते हैं ताकि जायजा ले सके। उस दिन घर में कोई खिड़की दरवाजे वगैरह नहीं खुले थे, फिर भी राज को कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। ठंड राज के अंदर आते ही बढ़ने लगी, मानो उनके रोंगटे खड़े कर दे। तभी अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और राज मालती से पूछते हैं कि क्या ये आवाज उन्हें भी सुनाई दे रही है, लेकिन मालती कुछ भी नहीं सुन पाई थी। आगे वो दोनों मालती के कमरे में आते हैं जहां पिछली रात वाला हादसा हुआ था। यहाँ राज नोटिस करते हैं कि मिरर बेड के ठीक सामने रखा हुआ है। वो मालती को समझा रहे थे कि ऐसा करना सही नहीं माना जाता है और इसी दौरान कमरे का दरवाजा जोर से बज उठता है। जब राज पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उनका कहना है कि धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छाने लगा और वहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब इस पॉइंट पे राज को मालती भी दिखना बंद हो गई थी, अतः उन्होंने एक लाइटर जलाने की कोशिश की। इस रोशनी में वो अपने सामने एक आदमी की परछाई को खड़ा देखते हैं। ये आदमी बहुत विकट तरीके से मुस्कुरा रहा था और ये राज से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनका सर भारी होने लग गया था। साथ ही आसपास अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी कहीं से एक चीख सुनाई देती है जो कहती है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद एक छोटे बच्चे की चीख से कमरा गूंज उठता है। इस सब के बीच राज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें बेहद डर लग रहा था, मगर वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके होठ सिल दिए हों। एक पल की शांति के बाद राज देखते हैं कि आसपास का इलाका बदल गया है। कमरे में खिड़की दरवाजों की जगह खुला आसमान दिख रहा है। उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए माय लॉर्ड, मेरे बच्चों का जीवन मुझ पर निर्भर करता है। लेकिन इस आदमी की अर्जी ठुकरा दी जाती है।
राज कहता है कि आत्माएं कभी भी ऐसे मैनिफेस्ट होती हैं कि अपना दर्द हम तक पहुंचा सके। शायद आज यही हो रहा था। काफी समय बाद राज को होश आता है और मालती उन्हें बताती है कि अब सुबह के 3:30 बज चुके हैं। राज उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था, जिसपे मालती बताती है कि वो अचानक बेहोश हो गए थे। तो इस पॉइंट पे राज बताते हैं कि आज से कई साल पहले 1990s के दशक में यहाँ एक बड़ा घर हुआ करता था जिसका नंबर वही था जो मालती के घर का है, B602। उस समय ये घर एक बाप बेटे का था और बेटे की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। कुछ गलत लोगों ने इस आदमी पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया और बहुत कोशिश करने के बावजूद ये आदमी अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाया। यही नहीं, कुछ ही दिन बाद उस बच्चे की भी जान चली गई जिसकी लाश इस घर के ठीक सामने मिली थी। लोगों का कहना था कि किसी ट्रक ने आकर उसे धक्का दे दिया, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। बाद में प्रॉपर्टी कुछ बिल्डर्स को बेच दी गई और यहाँ ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था तो उस समय भी यहाँ कई हादसे हुए थे, लेकिन किसी तरह इन बातों को दबा दिया गया था। उन बाप बेटे की आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है और वो आज भी यहीं भटक रहे हैं। राज बताते हैं कि ये आत्मा बहुत पीड़ित है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें क्लिनजिंग रिचुअल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगले कई दिनों तक राज मालती के घर में क्लिनजिंग करवाते रहे, जिससे धीरे धीरे सब कुछ शांत हो पाया। लेकिन हाँ, एक टाइम पे इस केस ने मालती के रोंगटे जरूर खड़े कर दिए थे। अब जैसे मालती जिस जगह पे रहती थी उस जगह का एक पास था और हम कहानियों में अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जहां से आत्माएं अटैच होती हैं। ऐसा ही कुछ बीच हाउस कहानी में है जहां गोवा का एक बीच हाउस हॉन्टेड है और इन हॉन्टिंग्स का तार वेदिका से जुड़ा है। तो क्या वेदिका इस बीच हाउस का रहस्य जान पाएगी? जानने के लिए कुकू एफएम पे बीच हाउस कहानी को सुने। देखो, मैं पर्सनली करीब 1.5 साल से कुकू एफएम को यूज कर रहा हूं और यहाँ मेरा फेवरेट जॉनरा हॉरर तो है ही, लेकिन मैं सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स भी सुनता हूं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां अब 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और ऐप की रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। यहाँ ऑडियो शोज रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ मेरा फेवरेट फीचर्स है कि आप नोट सेव कर सकते हैं, ऐप को ड्राइव मोड में डाल सकते हैं, इनफैक्ट ऑडियो के पेस को भी बढ़ा घटा सकते हैं। अब जब आप कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो वहां आप मेरा कोड HAUNTD50 यानी हॉन्ट 50 का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल सके, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग। दत्तात्रेय सतारा में रहने वाला एक मामूली गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए कई कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, वैसे ही कई सालों तक काम करने के बाद दत्ता को भी मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। उसे कांदीवली के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने की जगह दी गई जहां उसके साथ उसकी बहन भी आई। वसुधा का कॉलेज और ऑफिस अंधेरी के रास्ते में पड़ता था, अतः दोनों भाई बहन इस नए शहर में साथ साथ रहने आए। अब सरकारी कर्मचारियों का ठिकाना यहाँ कुछ अलग तरीके से बना हुआ था। एक कंपाउंड में करीब 4 बिल्डिंग्स थी और हर फ्लोर पर 3 फ्लैट बनाए गए थे। आने वाले दिन वसुधा ने फ्लैट की सफाई करते हुए गौर किया कि एक कमरे में कई जगह तेल के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ कई सारे दीपक जलाए हों। ये बात किस ओर इशारा कर रही थी इसका वसुधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर एक रात एक अजीब सा हादसा होता है। वसुधा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी जब अचानक उसे बाहर बालकनी में किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो उसे ये कोई भ्रम लग रहा था, लेकिन तभी अचानक ये परछाई उठ खड़ी हुई। वसुधा देखती है कि ये कोई औरत है जिसके काफी लंबे बाल हैं और वो एक नाइट गाउन पहने हुए है। ये नजारा देख वसुधा जोर से चीख उठी और उसकी आवाज सुन पासी के कमरे से दत्ता भी यहाँ आ गया। उसे बालकनी में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने किसी तरह वसुधा को शांत करके सुला दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये तो बस शुरुआत थी। तो अगले कई दिनों तक इस जगह पे ऐसे अनेक हादसे होते रहे। कभी वसुधा को तो कभी दत्ता को ये औरत दिखी जाती थी, मानो वो उसी तेल के धब्बे वाले कमरे में छुपी रहती हो। समय के साथ हादसे बढ़ने लगे, जैसे आवाजों का सुनाई देना, किचन में बर्तनों का गिर पड़ना आदि। जब उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो उनका कहना था कि उनसे पहले इस क्वार्टर में त्रिशला नाम की एक औरत रहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने आईपीएस के बारे में दत्ता को बताया और अगले ही दिन मेघना, रिच, सिद्धार्थ और मोहन इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पहुंचे। ना पहले सिद्धार्थ यहाँ आकर बेस रीडिंग्स ले लेते हैं जिससे घर में कोई डिस्टर्बेंस महसूस हुई थी। ना यहाँ पहुंचकर मेघना ने कई तस्वीरें खींची जिसमें वो क्लियरली एक परछाई को कैप्चर कर पाई थी।
मेघना का कहना था कि इस कमरे में कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ज्यादा पता लगाने के लिए उन्हें आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ भी ईएमएफ मीटर वगैरह सेट कर चुके थे और उन्होंने जब आत्मा से पूछा कि वो एक आदमी की आत्मा है या औरत की, तब उन्हें ईएमएफ मीटर से पता चला कि इस जगह कोई औरत की आत्मा कैद है। मेघना कहती है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने जानबूझकर नकारात्मक शक्तियों को बुलावा दिया था, जिस वजह से ये जगह एक तरह से पल्यूट हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पास ही के इलाके में किसी औरत ने आत्महत्या भी की थी, जिसका जुड़ाव इस घर के नकारात्मक शक्तियों से है। ये सब सुन वसुधा बहुत डरने लग गई और बार बार पूछ रही थी कि आखिर ये आत्मा उनसे चाहती क्या है। दत्ता उसे किसी तरह शांत करता है, जबकि आईपीएस टीम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। मेघना आगे बताती है कि उन्हें इस जगह क्लिनजिंग वगैरह परफॉर्म करना होगा, जिससे वो इन आत्माओं से जुड़ पाए और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखा पाए। इस पे वसुधा पूछती है कि अगर यह आत्मा बाहर ना जाना चाहे तो। ये सुन मेघना उसे आश्वासन देती है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट पे रात के 10:30 बज चुके थे और तभी अचानक सिद्धार्थ और रेड्स देखते हैं कि ईएमएफ मीटर बंद पड़ चुका है। आत्माओं से उनका कम्युनिकेशन टूट रहा था। वहीं दूसरे कमरे से दत्ता का फोन बज उठता है, जो उसने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के मुताबिक दूर रखा था। जब दत्ता फोन उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, इस फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि वसुधा थी। वसुधा कहती है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उसे आने में देर हो गई, लेकिन दत्ता कोई जवाब नहीं देता। वो दौड़कर वापस कमरे में आता है जहां कुप अंधेरा छाया हुआ था। वसुधा की जगह उसे वही औरत दिखाई देती है जो अचानक चीख उठती है। ये चीख दत्ता को झकझोर कर रख देती है और अब तो सिद्धार्थ को भी ये आत्मा साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाता है और अब तक वसुधा भी घर लौट चुकी थी। मेघना उन्हें बताती है कि यहाँ किसी औरत ने कई सालों तक काला जादू किया है, जिस वजह से इस कमरे में कई जगह तेल के धब्बे वगैरह भी मौजूद हैं। आईपीएस टीम ने दत्ता और वसुधा को जल्द से जल्द ये जगह खाली करने की सलाह दी, क्योंकि यहाँ रहना किसी के सेहत के लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ से निकलते वक्त सिद्धार्थ के साथ एक अजीब सा हादसा होता है। उन्हें बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है जो अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़े हुई थी। ये औरत सिद्धार्थ की तरफ एक अजीब मुद्रा में देखती है। सिद्धार्थ बताते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ये औरत सिद्धार्थ से कहती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सिद्धार्थ पास आकर नोटिस करते हैं कि इस औरत के हाथ में गौरव की तस्वीर थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, ये औरत गायब हो गई थी। जब सिद्धार्थ ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में गौरव सर को बताया, तो गौरव का भी यही कहना था कि आत्माओं से जुड़ने का यही मतलब होता है कि कुछ अजीब विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कभी ये विजन्स मात्र भ्रम होते हैं, तो कभी आने वाले अप्रिय घटना का सूचक। अब ये आत्मा किस घटना की ओर इशारा कर रही थी, ये तो हमें नहीं पता। आगे काफी कुछ बुरा हुआ और हम सब जानते हैं, तो शायद ये वही हो। तो आज की वीडियो की यही 2 केसेस थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अब गौरव सर के टीम्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो हाँ, मैं एक और पार्ट लेकर आऊँगा, और अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो हम इस पूरे सीरीज को, जो कि गौरव सर के ऊपर बेस्ड थी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उसे हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो जैसा भी हो आप कॉमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं अगली वीडियो प्लान करूंगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का भी इस्तेमाल करें, जिससे आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी सिर्फ 49 रुपीज में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।